जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सशक्त भारत से मैं हरिकेश्वराम और मेरे साथ है महंत माझी जी, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, और हमारे अभिभावक आदरणीय केदार पासवान जी दाहिने साइड में बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो अभी जो चुनाव का जो एजेंडा बनते जा रहा है और जो महागठबंधन का या कहिए इंडिया गठबंधन का, इन्होंने एक एजेंडा तय कर दिया है और लोगों के बीच ये काफ़ी जोरों से चल भी रहा है कि अगर बीजेपी आई चुनाव में के बाद अगर जीत कर आई, क्योंकि 400 सीट लाने का जो लक्ष्य रखा है, तो उनका लोग यही मानना है कि 400 सीट इसलिए रखा है ताकि जीत के आएंगे और भारत का जो संविधान है इसको बदल डालेंगे और मान लीजिए कि जो है आरक्षण को खत्म कर देंगे। दूसरे तरफ उनके द्वारा सफाई दिया जा रहा है कि नहीं हम आए तो आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, ये झूठा अफवाह फैला रहा है लोग। उल्टे ये लोग करेगा का कि जैसे ही लोग आएगा सरकार तो हिंदुओं का जैसे SC ST OBC का रिजर्वेशन है इसको छीन के मुसलमानों में बांट देगा। और तीसरा मान ये कह रहा है कि ये लोग आएगा तो जो विरासत का जो संपत्ति जो प्राप्त होगी उस पर ये लोग टैक्स लगा के टोटल एक तरह से पैसा ये लोग हड़प लेगा, मान लीजिए कि कांग्रेस के लोगों ने। तो इसी संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि जो एजेंडा जो फिक्स हुआ है संविधान बदलने वाला और आरक्षण को खत्म करने वाला, उनका मान लीजिए कि इस पर अपना स्पष्टीकरण है और फिर उन पर आरोप है, तो इस संबंध में आप किस रूप में सोचते हैं और ऐसी परिस्थिति में SC ST EBC और OBC को क्या करना चाहिए? ये तो दोनों दलों का राजनीतिक रणनीति है, इससे दूरा कुश्ती कर सकते हैं आप। हाँ, दोनों तो ने राजनीतिक रणनीति अपना बनाया जी। संविधान को तो बदला नहीं जा सकता है जी। लेकिन संविधान को संशोधन के द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। जी जी जी, समझ गए? जी जी। तो आशंका निर्मूल नहीं है। काहे क्योंकि कोई कह रहा है कि 400 के पार और दूसरा कह रहा है कि यही इसका एजेंडा है कि, तो इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा जो है RSS का मनो एजेंडा को आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ाना का लक्ष्य है ही। तो इसलिए ये बदला तो नहीं जा सकता है, काहे कि संविधान में ऐसा कोई पार्लियामेंट में अगर 2/3 मेजोरिटी भी आता है ना, जी। तो उसके द्वारा संशोधन होता है। मान लिया उसमें एडिशन कोई धारा को में सुधार लाएगा, चाहे कोई धारा जोड़ेगा। जी। इस तरह का प्रावधान है। लेकिन ये बात है कि धारा को संशोधन इतना न कर दीजिए जैसे बहुत सा हमारा आजकल का जो संशोधन हुआ है जिसके चलते हमारा संविधान जो है तो बहुत कुछ डाइल्यूट हुआ है। तो यह संभावना बनती है, लेकिन यह दोनों दलों का एक दूसरे को राजनीतिक सर इंटरप्ट करेंगे सर, इसमें एक चीज और है। इसमें है कि सर 11 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय केशवानंद भारती मामले में, तो केशवानंद भारती मामले में ये बनाम केरल सरकार, उसमें ये है कि संसद जो है कानून बदल सकती है, बना सकती है और मान लो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का जो मूल भावना है, मूल संरचना है, उसको वो किसी भी रूप में वो बदल नहीं सकती है। और अगर कुछ करती भी है तो उसको न्यायिक समीक्षा करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज भी कर सकता है। ये मान लिया कि उसका निर्णय मान लिया है, तो इसलिए है कि मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि बीजेपी बार बार कह रही है और ऐसे भी हम लोग को भी लगता है कि जब इसी संविधान के रहते सब अपना काम कर ले रहे, जो चाहते जो कर ले रहे, ताकि संविधान बदल का क्यों खतरा मूल लेना चाहिए। ठीक है, तसे सब करे EWS आरक्षण है उसी पर लागू कर ही दिया। ठीक है, 370 अपने हिसाब से लागू कर ही दिया। CAA मान ले कि अपना बना ही लिया,
एक मान लें कि मुसलमान को छोड़ के सबको साथ करने के लिए। तो कहने का मतलब किसी संविधान के रहते तो करिए रहा, तो इसलिए बदलने का हमको लगता है बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। लेकिन एक चीज है जी कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, जी उन्होंने जो देश का वातावरण है जी उसको खराब किया, उसको खराब किया है। जी 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 वह जो है मनो म, म, क्या कहते हैं, हमारा देश सर्व धर्म समभाव का है। जी जी तो सर्व धर्म समभाव का केवल स्लोगन नहीं है, जी इसको कार्य रूप में लागू करना चाहिए। जी लेकिन यह सरकार जो है उसको धर्म आधार पर काम कर रही है। बस ये मान लें कि ये देश के खिलाफ है, हाँ धार्मिक मान लें कि धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है, एकदम, लेकिन सोशल जस्टिस के भी खिलाफ। तो ये मान लेंगे, और लोगों को अगर शंका हो रहा है तो ये निर्मूल नहीं है ना, क्योंकि उनका कैरेक्टर इस तरह से बनता हुआ दिखता है कि लगता है कि मान लीजिए कि उसी में। तो मान लीजिए हम आपसे जानना चाहेंगे फिर ये कि जो ये बीजेपी जो आरोप लगा रही है कांग्रेसियों पर कि जैसे इनकी सरकार आएगी तो ये विरासत जो है, जो विरासत से जो संपत्ति जो अर्जित होता है उस पर टैक्स लगा के सारा संपत्ति देश के नागरिकों का संपत्ति हड़प के आप मुसलमानों को दे दें, इस पर मान लें कि आपका क्या कहना है? हम हाँ आदरणीय केदार बाबू के जो वक्तव्य आया है हाँ उससे सहमत हूँ। हाँ आपने तो अपना सब बता ही दिया है, हाँ उसी में सब निहित है। हाँ तो मेरा ये कहना है कि जो संविधान बना उसकी उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि हमारा संविधान जो है ये एक लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, और इसमें हम जो सरकार बनेगी वो प्रजा के लिए, जनता के हित के लिए होगा। ठीक है। अच्छा, इसके हित में जो भी कार्य होगा, जो भी पॉलिसी बनेगी, तो इसी के लिए उसके उद्देशिका को पूर्ति करने के लिए एक इसमें पार्ट 2 बना हुआ है, और पार्ट 4 में पार्ट 3 जो है वो हो गया मूल अधिकार। अच्छा, तो इसमें 12 से लेके 35 तक और 36 से लेके 47 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो है नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें दिया गया है कि स्टेट को, राज्य को ये दायित्व दिया गया है कि जो उद्देशिका में बनाया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीका से सभी जनता को, सभी वर्गों को, सभी जनता को में सामाजिक जो न्याय है कैसे लाया जाए, किसी की तरह किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। ये तो इसको कैसे लाया जाए, कैसे इसका उत्थान किया जाए, अभिवृद्धि किया जाए, तो इसके लिए डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स दिया गया है। तो उसके अंतर्गत एक आता है 39 एक्ट। 39 एक्ट में जो है वो बताया गया है कि जो आर्थिक विषमता दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसमें है कि बहुत से राजा रजवाड़े हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनके पास सारी संपत्ति उन्हीं के पास में संपत्ति है और वो नावल्द हो गए, उनकी वंशावली में उनका अपना कोई फुल ब्लड नहीं रहा। तो नहीं रहा तो विरासत में जिनको संपत्ति मिलती है उस पर टैक्स लगाया जाए। विरासत जिनको मिल रहा है तो उस विरासत पर टैक्स लगाया जाए। तो टैक्स लगाने के लिए किया गया कि 72% उन पर टैक्स लगेगा और
टैक्स के बदले में उनसे भूमि लिया जाए कि भूमिहीनों के बीच वितरित किया जा सके, यही व्यवस्था है। यह व्यवस्था। तो उसी के अंतर्गत में जब इंदिरा गांधी थी तो सीलिंग एक्ट लाया गया। अच्छा। कि सीलिंग एक्ट जो है किसको देखा जाए कि अधिक इससे अधिक संपत्ति है, जिसको ले आया जाए, सीलिंग एक्ट लाया गया था। बाद में चल करके 1985 में 39B में था, उसको समाप्त कर दिया। हाँ 39 में था, जो हम बताए कि कैसे लाया जाए, क्या क्या लिया जाए, किस पर टैक्स लगाया जाए। 39B जो था स्पेशली कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, केस हुआ था। तो उस 39B को विलोपित कर दिया है, मैंने रिपील कर दिया है, समाप्त कर दिया गया। अब वो इंडिया में टैक्स नहीं लगता, एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं, ठीक है, तो नियम का लागू ही नहीं है। नहीं है। तो ये बात कैसे उठी? तो अमेरिका में बात उठा था, सैम पित्रोदा मालिक हाँ, चर्चा में आ गया। तो वही कहा था कि यहाँ लगता है, ये इंडिया में लगता था सो बंद हो गया। इसका मतलब है कि यह जो है राजनीतिक रणनीति के तहत, हाँ, जिसको भ्रामक बस लोगों को भ्रमित करने के लिए करने का योजना है, करने की योजना। अच्छा, दूसरे में अभी करिए कि इधर अभी रह गई बात कि जो आर्थिक विषमता को पाटने का जो सवाल था, वो 2014 के बाद से इसको एकदम खत्म कर दिया। इसकी नाम चर्चा खत्म है, और ना इसका पॉलिसी बनती है, ना इसका कोई प्लान है, जो सब खत्म हो गया। तो ले देकर मानने की स्थिति है कि बीजेपी की जो सरकार है सोशल जस्टिस के खिलाफ है। सोशल जस्टिस नाम देती है, लेकिन सबको बीजेपी के साथ सब सरकार बनाया हुआ है। ये जो नीतीश बाबू है, ये बनाए हुए हैं और उसमें सहभागिता में है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले लिया हुआ है। नहीं, उसके अलावा तो लोग उसको कर रहा है। अपना रामविलास बाबू उसके साथ थे। नहीं, सबसे बड़ी बात है, देखें सर, EWS आरक्षण जो लागू किया, जो गैर संवैधानिक था। हाँ, तो अब आइए कि शेड्यूल कास्ट को क्या है इसमें रहना चाहिए। तो हम लोग ये देखें कि सारे लोग जितने हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग EWS आरक्षण में बीजेपी मेरा कहना ये है कि बिहार में अभी पासवान जाति का कोई लीडर नहीं रहा रामविलास बाबू के जाने के बाद, अभी के डेट में। चाहे कि एक उनके बेटा थे तो हनुमान बन गए, वो हनुमान है, आज भी है, पहले भी थे, नेता नहीं हनुमान लीडर के रूप में नहीं स्थापित हो रहा है। ये खाली है, और इसमें हम लोगों को एक कर करके एक मजबूत नेता का अपने को उपस्थित करना चाहिए, प्रोजेक्ट कर करके, और उसको कमान को हाथ में लेना चाहिए, ताकि अभी खाली है। आपका पासवानों का नेता कोई नहीं है अभी। रामविलास पासवान के बाद एकदम खाली है, वैकेंट है। इस सीट को भरने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं, उसमें प्रबुद्ध वर्ग जो उसको सोच विचार करते हैं, हरकेश्वर बाबू के समान, जिनका पूरे बिहार में एक ही है, इनको लगना चाहिए। हम लोगों को उसमें सहयोग करके उस एथी को कमान को संभालना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो यह मैं जहाँ तक हरकेश्वर जी का के बारे में जो आपने कहा, यह जातीय पूर्णतः जातीय अथी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जाति हैं, वह जातीय का नेता कहला सकते हैं, नेता बन सकते हैं, लेकिन इनका सामूहिक नेतृत्व का अथी है, मानसिकता वो तो ठीक है, पार्टी में जो है लेना चाहिए। इन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किया है, बढ़ाया है। इसलिए ऐसे होनहार उम्मीदवार को सबको इनके प्रति आकर्षण होना चाहिए। इसमें मेरा सुझाव है कि ऑलरेडी
पार्टी रामविलास बाबू की हाँ। बनी हुई थी और जानी जाती है पासवानों की पार्टी की थ्रू। उसमें हम लोगों को भाग ले करके इनका और उसमें मीटिंग में रह करके और उसको होना चाहिए, लेना चाहिए। आते हैं तो एक नेता का रूप, जातीय भी नेता भी का रूप आ जाएगा। हाँ, और दूसरे लोगों का के लिए भी हम बताते पिछड़ा का हाँ, सवाल है सर, ईबीसी का सवाल है, शेड्यूल हाँ, कास्ट का सवाल है, तब शेड्यूल ट्राइब का सवाल है। न्याय की लड़ाई लड़ता है। सामाजिक न्याय क्या है? हमारा सामाजिक न्याय कोई भी दल जो है अभी तक उसको कारगर ढंग से नेपथ्य में ला दिया सर। हाँ, नेपथ्य में ला दिया है। जी। अभी का जो स्थिति है, अब ये मुकेश आओ सहनी भीम कोई कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन एक प्रचार प्रसार हो गया कि ये केवट का माने ग्रुप का नेता है, जबकि अनेक नेता हैं, हाँ। उनसे सीनियर नेता है, हाँ। लेकिन इनको प्रचारित कर करके इनको सब खोज रहा है और खोज करके टिकट दे रहा है। हमारी तो मान्यता है, बता देते हैं। हम जो है एक्चुअली हम लोगों का सामाजिक न्याय का जो हक जो है तभी मिलेगा जब हमारा ये सब समाज जो है इसलिए हाँ, टोटल लोग एक साथ होगा। अम्बेडकर बाद का जो थी है वो जब हमारा अम्बेडकर बाद जब हमारा मजबूत होगा तब होगा। और उसमें भाई हरकेश्वर जी का मनो अम्बेडकर बाद के प्रति मनो इनका समर्पण जो है मनो सराहनीय है। वो तो ठीक है, एक अपना जो है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराइए और कंपटीशन में आइए, जिसमें कि हम लोग वो तो चुनाव के बाद हाँ, चुनाव के बाद ही हो, लेकिन उसके बाद में क्योंकि नई दिशा तो देना पड़ेगा, ये तो बात है। वैकेंट है, क्योंकि SC ST EBC इन्हीं का हक छीना रहा था। दोनों गठबंधन का आप देख लीजिए, हम ये देख रहे हैं कि जिससे मुसलमानों का छीन लिया 100% मान लीजिए कि एनडीए मात्र 1 सीट दिया, 17% आबादी है। उसी तरह से राजद का पूरा माना जाता है, उसको 2 सीट दिया, यादव को मान लेकर 8 सीट दे दिया, है कि नहीं, जबकि संख्या मुसलमान का ज्यादा है और मुसलमान ज्यादा वोट करता है। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में सर 20% पॉपुलेशन है, 8 सीट दोनों को देना चाहिए था। 8 होना चाहिए हाँ, लेकिन 6 देने में कोताही बरता, एको को दूसरे जाति के लोगों को परिवार को दे दिया। तो ये सब सारा चीज है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सब इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे आना पड़ेगा और तो हम लोग को एक नया विकल्प तैयार करना पड़ेगा और किसी दूसरे के खाली पीछे भागना नहीं होगा कि वो कर रहा था उसी के पीछे लटक जाए। उसके